नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर। भारतीय संविधान की रिवीजन सीरीज में आज हमारी 4th क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने इस सीरीज में 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिनमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 151 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट बात, यदि इनमें से कोई भी अनुच्छेद आपके समझ में नहीं आया या किसी अनुच्छेद में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस अनुच्छेद पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। ये तो हुई इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास लेने से पहले आपको तीनों क्लासें लेनी अनिवार्य है या बहुत जरूरी है आज की क्लास को समझने के लिए। कैसे? हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार या संघ सरकार का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 152 से लेकर 200 तक। ये था भारतीय संविधान का भाग 5, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के बारे में उपबंध है, ये बात आपको याद रखनी है। अब उपबंध जो है या प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, वो लगभग केंद्र के समान है। जो केंद्र का होता है वही राज्य का होता है। यदि ये आपको आर्टिकल्स याद हैं 52 से 151 वाले, तो 152 से 200 और 237 तक के अनुच्छेद आपको इजीली याद हो जाएंगे, और एक ट्रिक के साथ मैं उन्हें आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 4th क्लास भी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd क्लास, और पहली 2 क्लासें तो आपको लेनी है, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 के बाद वाली क्लासें इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 163 के बीच में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इनको हम फ्लो चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 152, इसमें भाग 6 में जो स्टेट गवर्नमेंट दी गई है या राज्य सरकार जो दी गई है, उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। 112 में भाग 6 के लिए परिभाषा दी गई है, आपको ये याद रखना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जिस प्रकार हमने अनुच्छेद 52 पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत के जो स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ईटीसी, इनका एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया, और उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया। तो प्रावधान जोड़कर यह कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी। अब तक हमने 2 आर्टिकल पढ़े। अनुच्छेद 152 भाग 6 के लिए डेफिनेशन का उल्लेख किया गया है या प्रावधान किया गया है। 153, इसमें पहले प्रावधान था प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो अब भी है। इसके साथ साथ 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान और जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब 52 में जब हम 101 जोड़ते हैं तब हम पहुंचते हैं 153 पर। इससे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 52 में राष्ट्रपति होगा एक, इस बात का उल्लेख है, और 153 में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 154 पर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। हमने आर्टिकल 53 पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति या राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात राज्यपाल के अंदर होगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। वही ट्रिक 53 में 101 जोड़ोगे तो यहां आ जाएगा 154। अब आते हैं, हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख था, लेकिन राज्यपाल की तो नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए इसका निर्वाचक मंडल नहीं होता। इसलिए इस संविधान में इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल का निर्वाचक मंडल क्या होगा। अब आते हैं सीधे अनुच्छेद 155 पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
अनुच्छेद 55 जब हम देखेंगे तो वहां राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है उसकी विधि का उल्लेख है, लेकिन यहां तो नियुक्ति की जा रही है और राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, तो उसका सीधा उल्लेख है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 155 कहता है। अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, ये याद रह जाएगा आपको, 56 + 100 इक्वल टू 156 हो जाएगा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 वर्ष होता है, और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। इसको देखेंगे, देखना राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना वो सामान्यतः तो 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन इसे बीच में पद से राष्ट्रपति हटा भी सकता है। जैसे 2 साल बाद इसे पद से हटा दिया तो इसका कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ ना, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। सामान्यतया अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और उसमें यह ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसी ऑप्शन को आपको सही करना है, और ये नहीं है और 5 वर्ष दे रखा है तब 5 वर्ष को सही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। भारतीय संविधान में राज्यपाल की जो पद की योग्यताएं हैं उसके बारे में 2 ही प्रावधान किए गए हैं। पहला जो सभी में होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये 2 ही कंडीशंस या 2 ही योग्यताएं, सॉरी कंडीशंस नहीं, एलिजिबिलिटी, योग्यताएं अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं राज्यपाल के लिए। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 158 राज्यपाल की शर्तें। जब कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाएगा तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी या उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं शर्तों के संबंध में, वो देखते हैं। जब व्यक्ति राज्यपाल बन जाएगा तो उसके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे पहले सैलरी 3 लाख थी तो उसे 2,80,000 नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रावधान, जब व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाएगा तो वो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। यदि सदस्य है तो जैसे ही वो राज्यपाल नियुक्त होगा, राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा, वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ना ही भारत सरकार के अंडर। ठीक है, और चौथी कंडीशन ये है कि जब उसे अतिरिक्त राज्य का प्रभार दिया जाएगा, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल को यदि गुजरात का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो इन दोनों राज्यों के लिए जो इसका वेतन होगा उसका अनुपात क्या होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या कंडीशन हुई कि जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। यह बात आपको याद रखनी। अब इन दोनों को याद रखने की ट्रिक क्या है, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में, इसमें जब हम 99 जोड़ेंगे तो हम 157 पर पहुंचेंगे जहां राज्यपाल पद की योग्यताओं का हमें उल्लेख मिल जाएगा। अब आती हैं राज्यपाल की शर्तें। राष्ट्रपति की शर्तें थी अनुच्छेद 59 में, और अब 99 जोड़कर हम 158 पर पहुंच जाएंगे जहां हमें राज्यपाल की शर्तों के बारे में प्रावधान प्राप्त हो जाएंगे। राज्यपाल की शपथ, अब देखेंगे राष्ट्रपति की जो शपथ थी वो अनुच्छेद 60 में थी, उसमें 99 जोड़कर हम 159 पर आए और यहां हमें राज्यपाल की शपथ का प्रावधान मिला। शपथ किस बात की लेता है? शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने की। इसके साथ साथ जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, संविधान की रक्षा और उस राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ राज्यपाल द्वारा ली जाती है। अब एक बात हो, शपथ दिलाता कौन है? जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य का जो चीफ जस्टिस, ठीक है, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। यदि वो अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा यह शपथ दिलवाई जाती है। अब अनुच्छेद 160 आता है। कुछ ऐसी कंडीशंस जिनमें राज्यपाल का पद रिक्त हो गया तो उस समय राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 160 में है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 61 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। यहां से आपको एक ट्रिक याद रखनी है। किसी भी आर्टिकल में जो केंद्र सरकार के लिए हमने पढ़ा था, जैसे आर्टिकल 72, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां थी। जब हम इसमें 89 जोड़ेंगे
तो हमें राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे यही सीरीज चलेगी, यहां से हम हर आर्टिकल में या हर अनुच्छेद में 89 जोड़ते जाएंगे और हमें राज्य की कार्यपालिका के संबंध में या व्यवस्थापिका के संबंध में जो बंद किए गए हैं वो हमें प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 89 जोड़ो, यहां आ जाएंगे अपन अनुच्छेद 72 के बाद। ठीक है, क्षमादान शक्तियों से। हाँ, तो अब देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल की अनुच्छेद 161 में 89 जोड़कर हम आ गए। लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में दो कंडीशंस है। एक तो ये मृत्यु दंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते और दूसरी कंडीशन है कि सैन्य अदालत जो फैसले देती है उनके बारे में राज्यपाल कोई निर्णय नहीं कर सकते। ये दो कंडीशंस आपको राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में विशेष रूप से याद रखनी है। पहली, मृत्यु दंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते और दूसरा, सैन्य अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसके बारे में कोई भी प्रकार की शक्ति क्षमादान संबंधी राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ये आपको देखना है। अनुच्छेद 73 बात करता है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की। जब 89 जोड़ेंगे तो हमें अनुच्छेद मिलेगा 162 और ये बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल इस मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये तो सीधी सीधी हमने अनुच्छेद 74 में जो केंद्र सरकार के लिए पढ़ी थी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा इसी सलाह पर। लेकिन यहां एक चीज और जोड़ी हुई है कि राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी कार्य वो इस मंत्री परिषद की सहायता से करेगा या इसकी सलाह पर करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इनको एक बार नोट्स फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। हमने फ्लो चार्ट पर इनको अच्छे से समझ लिया, अब एक बार वहां पढ़ेंगे तो ये और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं नोट्स से पढ़ना। अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से तर्थ भाग 6 में जो राज्य सरकार दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट जिनका प्रावधान किया गया है, उसकी क्या डेफिनेशन है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 152 में किया गया है। 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फ्लो चार्ट पर मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया, एक बार हम यहां पर उनकी दोबारा रीडिंग लगा रहे हैं ताकि चीजें और अच्छे से याद हो जाए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा पाए। अनुच्छेद 154, राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये बात भी आपको पढ़ा दिया मैंने, बहुत अच्छे से समझा दिया। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल पद की योग्यताएं। मैंने आपको बताया था कि दो ही योग्यताओं का संविधान में उल्लेख किया गया है। पहला, भारत का नागरिक हो और दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वह व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 158, राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख। पहली शर्त थी वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरी थी कि जब उसे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख था। तीसरी बात करें तो तीसरी बात थी कि राज्यपाल बनने के बाद वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, जैसे ही पद ग्रहण करेगा उसकी वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और चौथी कंडीशन थी किसी भी प्रकार के लाभ का पद वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। पद पर रहते हुए वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, यदि सदस्य है तो राज्यपाल पद ग्रहण करते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। अन्य कोई लाभ का पद भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन प्राप्त नहीं कर सकता है।
किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार, अर्थात जैसे गुजरात का राज्यपाल है उसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, तो इन दोनों के बीच में जो वेतन का अनुपात निर्धारित किया जाएगा वो वेतन का अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये कंडीशंस भी बताई गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 159 पर। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। दिलाता कौन है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ये भी आप इसमें ऐड कर लेंगे तो यही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अनुच्छेद 108, कुछ ऐसी कंडीशंस जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, उस समय राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये बात 160 में बताई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 72 हमने पढ़ा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। इसमें हमें जोड़नी है 89D की डिजिट और हमें प्राप्त हो जाएगी राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। मैंने आपको फ्लो चार्ट पे समझाया था कि दो चीजें इन्हें प्राप्त नहीं होती। ये मृत्यु दंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते, इसके साथ साथ सैन्य अदालत ने जो फैसले दिए हैं उनके मामले में किसी प्रकार की क्षमादान शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस बात का उपबंध अनुच्छेद 162 में किया गया है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल इस मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा तथा इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये सब प्रावधान अनुच्छेद 163 में किए गए। यही प्रावधान अनुच्छेद 74 में केंद्र सरकार के लिए किए गए हैं। जब हम इसमें 89 जोड़ेंगे तो हमें अनुच्छेद 163 प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले फ्लो चार्ट पर चलते हैं। अब फ्लो चार्ट आएगा अनुच्छेद 164 से लेकर 172 तक। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में उपबंध। हमने आर्टिकल 75 पढ़ा था जिसमें केंद्र की जो मंत्री परिषद थी उसके बारे में उपबंध थे। उसी से मिलते जुलते उपबंध यहाँ है, लगभग सेम ही है, बस कुछ एक दो डिजिट ऊपर नीचे होंगे। सबसे पहले वहां पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति कर रहा था, यहां राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा एक सलाह दी जाती है और उन सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि राज्य मंत्री परिषद का आकार कितना होगा। आकार में देखें तो अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी राज्य मंत्री परिषद की वो विधानसभा का 15% होगी और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है मंत्री परिषद के साथ। मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 15% होगी और न्यूनतम संख्या 12 होगी। अब समझो, जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो हमारे यहां कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 15%, तो 15/100 भाग देंगे तो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन 30 मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और न्यूनतम यदि 15% 12 से कम हो रहा है तो 12 मंत्री तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें, तीसरा क्या था? मंत्री परिषद जो है ना वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात विधानसभा में जिस दल को बहुमत होता है उसी की मंत्री परिषद बनती है। यदि विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो देती है तो मंत्री परिषद भी समाप्त हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। चौथा, मंत्री परिषद या प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये मंत्री के पद पर रहते हैं। चार चीजें आपको याद होगी, सीरियलिटी से याद रखेंगे, इजीली याद हो जाएंगी। इसमें एक चीज यहां याद रखना, ये जो मंत्री परिषद की संख्या थी ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी। अब हम चलते हैं पांचवें बिंदु पर। पांचवा बिंदु क्या था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद में मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह में उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह सदस्य बन जाता है तब तो मंत्री बना रह सकता है, और यदि वह सदस्य नहीं बनता है तो उसके मंत्री का जो पद है वो समाप्त हो जाता है।
ये बात आपको याद रखनी। तब ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। उसे 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद चले एक लास्ट कंडीशन, राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। ये याद रखना है, मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं ना उनका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 164 क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 165 पर, महाधिवक्ता के बारे में उपबंध है। अगर आपसे पूछ ले महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है राज्यपाल के। ये सब चीजें इसके बारे में राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हम चीजें दोबारा पढ़ेंगे जब सभी आयोगों पर हम डिस्कशन करेंगे वहां पर। अभी याद रखो कि महाधिवक्ता के बारे में जितने भी उपबंध है वो अनुच्छेद 165 में, एक उपबंध को छोड़ दो जो वो विधानमंडल के सदनों में बैठकों में भाग लेता है, उसके बारे में जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में था, वहां 89 जोड़कर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तरीके मैंने बताई रखी है। 77 में लिखा था केंद्र के सभी कार्य या भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो जब स्टेट की बात आएगी तो स्टेट में लिखा जाएगा राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 167, इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क आप लगा लें। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, इसमें यह प्रावधान क्या है कि राज्यपाल निम्न मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर राज्यपाल प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकता है? राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल विधानमंडल में विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह बात आपको याद रखनी। और तीसरा है, राज्यपाल किसी विषय पर मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को चर्चा कराने के लिए कह सकता है। ठीक है, ये तीन है और ये तीनों जो जानकारियां हैं इन्हें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं और ये उपबंध प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 78 में किए गए हैं, आपको याद रखना है। वो प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 168, राज्य विधानमंडल, हमने 79 पढ़ा था जिसमें संसद का उल्लेख था। संसद का निर्माण किससे हो रहा था? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण कर रही थी। अब इसमें 89 जोड़ा हमने और हमें आर्टिकल मिला 168। तो राज्य विधानमंडल का निर्माण कौन करेंगे? राज्यपाल। इसके साथ साथ विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। अब उन 6 राज्यों का नाम कैसे याद रखना है? दो दो के टुकड़ों में या जोड़ों में जब आप याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साइड में तेलंगाना, दोनों पड़ोसी राज्य। ठीक है, फिर आएंगे यूपी, और यूपी के साइड में बिहार, पड़ोसी राज्य। फिर आएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पास है कर्नाटक। इन 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अनुच्छेद 169, विधान परिषद का गठन किसी भी राज्य में किस प्रकार किया जाएगा, यदि विधान परिषद गठित है और उसे समाप्त करना है तो किस प्रकार उसका उपसाधन किया जाएगा। इन दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वहां पर हमने अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना पढ़ी थी, लेकिन यहां अलग से ये अनुच्छेद जोड़ा हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है तो विधान परिषद से रिलेटेड ही, लेकिन हमें यह देखना है कि इसमें केवल गठन और समाप्ति के प्रावधान है। इसकी संरचना का उल्लेख हमें अनुच्छेद 171 में मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 170, विधानसभा की संरचना, वहां हम चलते हैं, हमें लोकसभा की संरचना का पता चलता है अनुच्छेद 81 में। उसमें 89 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 170, जिसमें विधानसभा की संरचना का वर्णन है। अब चलते हैं अनुच्छेद 171, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की 1/3 होती है। ये बात आपको याद रखनी। और इसमें राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत
किए जाते हैं, ये आपको याद रखना। ये दो प्रावधान इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखना। बाकी जब हम डिटेल पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें बहुत लंबी चौड़ी क्लास होने वाली विधान परिषद की संरचना पर, पूरी 1-1.5 घंटे की, वहां अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं विधानमंडलों का कार्यकाल, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें इतना भी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम टाइम लेकर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि चीजें, केंद्र सरकार वाले प्रावधान भी आपको याद आते जाएं और हम राज्य सरकार के प्रावधान भी याद करते चले। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 64, 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध मैंने सारे बता दिए आपको। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके। एक चीज और हम वहां छोड़ चुके थे, वो ये थी कि कुछ राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। क्यों? वहां जनजातियों की संख्या अधिक है, उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 164 में राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, वह न्यूनतम संख्या 12 होगी। ये चीज आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, और ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये भी याद रखनी। ये क्वेश्चन RAS प्री 2023 में पूछा जा चुका है कि राज्य मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 12 हो सकती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये मैंने आपको वहां बता दिया। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक मंत्री जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अब बनती हुई जा रही हैं कि अब अगला क्वेश्चन अगर बनता है किसी पेपर में, तो वो ये भी बन सकता है कि मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। 165 हमने देखा महाधिवक्ता, क्षेत्र में था महान्यायवादी, 89 जोड़ा, हमें प्राप्त हुआ 165 और उसमें वर्णन है महाधिवक्ता का। अनुच्छेद 167 राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकता है, राज्य विधानमंडल में विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा शामिल है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी वहां पर कि इनको जोड़ों में याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जनजातीय कल्याण मंत्री 4 राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां पर 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का गठन किस प्रकार होगा और उनका उन्मूलन या उत्साधन किस प्रकार किया जाएगा, अर्थात उन्हें समाप्त किस प्रकार किया जाएगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। ये डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 169 पर 15 से 20 मिनट की क्लास होने वाली है। इस अकेले अनुच्छेद पर इतना टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ रिवीजन क्लास है तो आप इजीली इस चीज को याद रखें कि इसमें विधान परिषद के गठन और उत्साधन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं का गठन, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये चारों तो राज्यसभा के लिए भी उपबंध है, लेकिन सहकारी आंदोलन यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। इसको आप जरूर याद रखें कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनको विधान परिषद में नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, नियुक्त नहीं मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 172 राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। अब आगे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आगे सीधे सीधे आर्टिकल्स। फ्लो चार्ट पर चलते हैं। 173 कर लेना इसको, 173 से 181।
विधानमंडल सदस्य बनने की योग्यताएं, वही योग्यताएं अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, और विधान परिषद का बनना है तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, भारत की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम हो। ये अनुच्छेद 173 कहता है। जो आर्टिकल 84 कहेगा संसद के बारे में, वही कहता है अनुच्छेद 173 विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 84 याद है तो इजीली ये चीजें याद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो क्लास सेकंड और थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और वो दोनों ही क्लासें आपको लेनी है। जब वो क्लासें आप देख लेंगे तो आर्टिकल टू आर्टिकल आपको याद होते हुए चले जाएंगे। और यहां जो मैं बता रहा हूं ना कि 84 में आप 89 जोड़ो, आपको 173 प्राप्त हो जाएगा, तो इजीली आपको याद आ जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि 84 में हमने पढ़ा था कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या है, तो 173 में विधानमंडल के सदस्य की योग्यताएं हमें पता चल जाएगी। अब हमने 85 पढ़ा। 85 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति संसद के 70 बुलाते हैं, उनका 70 अवसान करते हैं और लोकसभा को भंग करते हैं। तो 89 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 174। और सेम केस सेम उपबंध राज्यपाल के लिए किए गए कि वो विधानमंडल के 70 बुलाता है, 70 अवसान करता है और विधानसभा को भंग करता है। 175 विधानमंडल को संबोधित करने की राज्यपाल की शक्ति व उन्हें संदेश भेजने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यहां आपको दो बातें याद रखनी। आम चुनाव जब होंगे 5 साल बाद, जब विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, उस समय अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे या विशेष अभिभाषण देंगे राज्यपाल उसमें। ठीक है। दूसरा, वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से अभिभाषण देते हैं राज्यपाल। ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आम चुनाव के बाद के पहले सत्र तथा वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं राज्यपाल या उनका विशेष अभिभाषण होता है। अब आते हैं 177। हमने 88 में पढ़ा था महान न्यायवादी और मंत्री संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। मत उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य। महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो महान्यायवादी के द्वारा कोई भी मत नहीं दिया जा सकता, लेकिन मंत्री उस सदन में मत देगा जिसका वह सदस्य है। यदि वह राज्यसभा का है तो राज्यसभा में, लोकसभा का है तो लोकसभा। ये प्रावधान थे अनुच्छेद 88 में केंद्र सरकार के लिए। अब आते हैं अनुच्छेद 177 मंत्री और महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन मत उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य हैं। महाधिवक्ता मत नहीं दे सकता क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मंत्री उस सदन में देगा जहां वह सदस्य है। ठीक है। 178। अब आगे कुछ भी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ठीक है। इसके बाद इसमें आएगी पदावधि, कार्यकाल और पद से हटाना, त्याग पत्र। अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 180 विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष आएगा, यहां अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष बैठक का संचालन करेगा। ठीक है। और पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जब विचाराधीन होगा तो वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने अनुच्छेद 89 से 92 के बीच में राज्यसभा के सभापति के बारे में उपबंध पढ़े थे। यहां उल्टा है, यहां पहले विधान सभा के लिए दिए गए 178 से 181 विधानसभा अध्यक्ष और उनके लिए, और 181 से लेकर 185 तक जो उपबंध है वो राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति उपसभापति के लिए। थोड़ा उल्टा है, वहां पहले हमने राज्यसभा पढ़ा, यहां पहले हम विधानसभा पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक बार नोट से देखते हैं। अनुच्छेद 173 राज्य विधायिकाओं के सदस्यों के लिए योग्यता। मैंने फ्लो चार्ट पर आपको बता दी कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। अनुच्छेद 174 राज्यपाल राज्य विधायिकाओं के 70 बुलाते हैं, 17 अवसान करते हैं व विधानसभा को भंग करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को सदनों को संबोधित करने और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार होता है। ठीक है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आम चुनाव के बाद का पहला सत्र व वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल के बारे में। 177 मंत्री व महाधिवक्ता दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, परंतु मत उसी सदन में देंगे जिसके वे सदस्य हैं। महाधिवक्ता मत नहीं देता है। ठीक है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों से पद त्याग पत्र व पद से हटाया जाना। 180 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेगा। और अनुच्छेद 181 पद से हटाए जाने संबंधी विचार जब प्रस्ताव लाए जाएंगे और विचाराधीन होंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले फ्लो चार्ट पर। कुछ भी नहीं है, इजीली है। अब अनुच्छेद 122 से 190 ये भी इजी है, सीधे सीधे आर्टिकल है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति अभी हमने देख लिया, वही चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए। 183 सभापति उपसभापति के कार्यकाल,
पदावधि, पद त्याग, त्याग पत्र, पद से हटाए जाना, उन सब प्रक्रियाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 184, सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। 185, पद से हटाने संबंधी विचार या प्रस्ताव जब विचाराधीन होगा, सभापति, उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ये बात का प्रावधान किया गया। अब आते हैं 186, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख 186 में। 97 में पढ़ा था, उसमें 89 जोड़ेंगे तो वापस हमें 186 प्राप्त हो जाएगा। देखा कि याद करने की ट्रिक होती है। 187, विधानमंडल का सचिवालय, जहां 98 में संसद के सचिवालयों का उल्लेख था। सदस्यों की शपथ, 99 में संसद सदस्यों की शपथ थी, 188 में विधानमंडल सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। 100 में गणपूर्ति थी और 189 में भी गणपूर्ति है, वही कोरम 1/10 होगा। ठीक है। 190 स्थानों का रिक्त होना, 101 में स्थानों के रिक्त होने के बारे में जानकारी थी। अब हम नोट्स एक बार फिर रिवीजन करते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ, स्पीड से हम इसलिए चल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी नहीं है, लेकिन हम सभी आर्टिकल्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक बार आप देख लें कि भाई इतने से इतने अनुच्छेद में विधान सभापति और उपसभापति के उपबंध है, और इतने में विधान परिषद के सभापति उपसभापति आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178 से 181, बस इतना ही याद रखना है। वो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा अध्यक्ष का प्रावधान किसमें, तो इनमें इसको एक आर्टिकल देगा, वो सारे आर्टिकल नहीं देगा। ठीक है। अनुच्छेद 182, विधानसभा विधान परिषद का सभापति उपसभापति। 183, विधान परिषद का सभापति उपसभापति के पदों से पद त्याग, त्याग पत्र व पद से हटाया जाना। 184, सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन उपसभापति करेगा। ठीक है। और जब पद से हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो सभापति उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ये बताया गया। मुझे लग रहा होगा कि यहां आप थोड़े बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं है। आप इनको एक बार सरसरी नजरों से देख लें, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना वैसे भी कम ही रहती है, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, राज्य विधायिकाओं का सचिवालय, सदस्यों द्वारा शपथ, 179 गणपूर्ति और 190 स्थानों का रिक्त होना। अब जो आगे के 2-3 आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 191, सदस्यों की अयोग्यताएं। अयोग्यताएं तो सेम वही हैं जो हमने अनुच्छेद 102 में पढ़ी थी, लेकिन वो सांसदों के लिए थी। यहां विधायकों के लिए वही अयोग्यताएं आएंगी। भारत का नागरिक ना रहा हो, कोई लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, न्यायालय ने विकर्चित घोषित कर दिया हो, विकर्चित अर्थात पागल घोषित कर दिया। अब इसके बाद 5वीं कंडीशन वही है, संसद द्वारा कोई अन्य अयोग्यता लगाई गई है, वो अयोग्यता इसमें आ गई हो तो विधायक अयोग्य हो जाएगा या विधानमंडल का सदस्य अयोग्य हो जाएगा। अब आते हैं इन पर निर्णय कौन लेगा। जिस प्रकार अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति इन सांसदों के लिए निर्णय लेता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल इन अयोग्यताओं पर निर्णय लेता है। क्या स्वयं ले लेता है? नहीं, निर्णय वही चुनाव आयोग की सलाह पर ली जाती है। राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो जो सेंटर का निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह पर ही विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद वाले में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 193, 500 रुपये जुर्माना किन पर लगेगा? ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेता है, उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह बात आपको याद रखनी। विशेषाधिकार किस किस के? विधायक, संसदीय समितियां और विधानमंडल के जो सदन है उनका विशेषाधिकारों का उल्लेख है। 195 सदस्यों के वेतन भत्तों के बारे में जानकारी देता है। 196 में साधारण विधेयक जो 107 में थे वही निजी विधेयक और सरकारी विधेयक। निजी विधेयक ऐसे विधायक द्वारा प्रस्तुत जो मंत्री नहीं है, निजी विधेयक, और सरकारी विधेयक जो मंत्री है उसके द्वारा पेश विधेयक। अब 197 में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हम अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग पढ़ते हैं संसद की। 197 में 89 जोड़ के 197 तो आ जाएंगे, लेकिन यहां पर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ये बात आपको याद कर लेनी है। राज्य विधानमंडल के बारे में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 197 में क्या बताया गया? 197 में बताया गया कि जब साधारण विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद के पास भेजा जाएगा तो विधान परिषद उसे 3 माह तक रोक सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। उसे अस्वीकार करने की तो शक्ति है ही नहीं, वो इसको वापस भेज सकती है कुछ संशोधन करके विधानसभा के पास, और विधानसभा ने उसे पुनः पारित कर भेज दिया और उसके बाद केवल वो इसे 1 माह और रोक सकती है। उसके बाद इसे पारित मान लिया जाएगा या उसे पारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास शक्ति इतनी है कि वो किसी भी विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है 2 बार में।
ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात कान गांठ बांध लो कि विधानमंडल के बारे में संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 198 धन विधेयक की प्रक्रिया। वही सेम प्रक्रिया जो हमने अनुच्छेद 109 में पढ़ी। अनुच्छेद 110 में हमने धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी, जो केंद्र के लिए थी, वहां यहां राज्य के लिए हो जाएगी वही धन विधेयक की परिभाषा। एक बार नोट्स फॉर्मेट में आओ। सदस्यों की योग्यताएं, यहां विधायक लिख लेंगे। यदि कोई विधायक भारत का नागरिक ना रहे, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद प्राप्त कर ले, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, न्यायालय द्वारा विकृचित घोषित कर दिया हो और संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य अयोग्यता उसमें आ गई हो, तो वह व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा विधानमंडल सदस्य बनने से। निर्णय राज्यपाल करेगा, चुनाव आयोग की सलाह पर विधायकों की अयोग्यताओं का निर्णय करता है। सांसद काट के विधायक लिख लेना। 193 यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तथा राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेता है, तो उस पर 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 194 विधायकों, राज्य विधानमंडल और संसदीय समितियों के विशेषाधिकार, यहां संसदीय समिति नहीं लिखा गया, उसे आप लिख लेंगे। 195 विधायकों के वेतन भत्ते। 196 साधारण विधेयक, दो प्रकार के, निजी विधेयक ऐसे विधायक द्वारा प्रस्तुत जो कि मंत्री नहीं है, निजी, और सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश, यहां सांसद काट के विधायक। 197 साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद की शक्ति। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है 2 बार में। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम तब करेंगे जब हम अनुच्छेद 197 या इंडियन पॉलिटी की डिटेल क्लास शुरू करेंगे तब। अनुच्छेद 198 धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक वहां राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है या राज्यपाल की पूर्ण अनुमति हो जाएगी। केवल विधानसभा में पेश, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधान परिषद धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, न ही संशोधन कर सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये बात भी आपको याद करनी। अब 199 धन विधेयक की परिभाषा। वही किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिवर्तन, परिहार, विनियमन, राज्य सरकार जो कर लगा सकती है उनके बारे में। राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन और राज्य की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना हो तब वो धन विधेयक माने जाएंगे। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 200, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अनुच्छेद 200 कहता है कि कोई भी विधेयक जब विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उन पर क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, उनके बारे में उपबंध अनुच्छेद 200 में किया गया है। ठीक है, 4 चीजें होती हैं राज्यपाल के पास। वो सहमति देगा तो कानून बन जाएगा, सहमति रोक लेगा अर्थात नहीं तो मना करता है, नहीं वो सहमति देने के टाइम का प्रावधान नहीं है। अभी एक मामला जो हुआ था तमिलनाडु वाले वाद में, उसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे उसमें क्या मामला था। पुनर्विचार के लिए भेजना, ये बात भी आपको याद रखनी है, और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। जब हमने अनुच्छेद 111 पढ़ा था जिसमें हम 89 जोड़कर यहां आएंगे, तो राष्ट्रपति के पास ये 3 विकल्प तो उपलब्ध थे, ये चौथा विकल्प उपलब्ध नहीं था। ये बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के पास 3 थे, राज्यपाल के पास 4 है। चौथा कौन सा जुड़ा कि वो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को अपने पास आरक्षित रख सकता है। एक बार नोट्स फॉर्मेट में और देख ले। राज्यपाल की सहमति, जब विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, सहमति देना, सहमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। ठीक है, ये चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दी। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम 201 से लेकर 250 तक के अनुच्छेदों का रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।